दोस्तों 7 दिसंबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जो शायद तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। चीन के फाइटर जेट ने जापानी जेट्स पर फायर कंट्रोल रडार लॉक कर दिया। अगर आप नहीं जानते कि रडार लॉक क्या होता है तो समझ लीजिए ये वैसा ही होता है जैसे कोई आपके सिर पर बंदूक तानकर ट्रिगर पर उंगली रख दे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पहली बार लगभग 3 मिनट तक, फिर उसके बाद लगभग 30 मिनट तक ये जानबूझकर की गई गलती थी। लेकिन सवाल ये है कि चाइना एग्रेसिव इतना क्यों हो रहा है? जापान ने ऐसा क्या कर दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ताइवान में ऐसा क्या है जिसके लिए सच में इनका दोनों का वार होने वाला है? इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट? 7 नवंबर 2025 को जापान की नई प्राइम मिनिस्टर सनाए टकाची ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें चाइना को पूरी तरह भड़का दिया। उन्होंने कहा अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो जापान के लिए क्राइसिस होगा। मतलब ऐसा खतरा जो देश के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, यानी ऐसी स्थिति जिसमें जापान का बचना मुश्किल हो जाए। और जापान के सिक्योरिटी लॉ के हिसाब से ऐसी स्थिति में जापान मिलिट्री एक्शन ले सकता है ताइवान को बचाने के लिए। अगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि पहली बार जब किसी जापानी पीएम ने इतनी क्लियर भाषा में कहा ताइवान के मैटर में जापान युद्ध में उतर सकता है, और चाइना के लिए ताइवान उसका सबसे सेंसिटिव इशू है। दोस्तों ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है जो चाइना से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है। 1949 में चाइना की सिविल वार के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया। पुरानी गवर्नमेंट ताइवान भाग गई चाइना से। तब से आज तक 76 साल से ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट मानता है, लेकिन चाइना कहता है ताइवान उसका पार्टियों से वापस लेकर ही रहेगा। और ताइवान सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, यहाँ दुनिया के ज्यादातर एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं। आपका फोन, आपका लैपटॉप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सब ताइवान पर ही ज्यादातर डिपेंड रहती हैं। साथ ही ये साउथ चाइना का सी एंट्री पॉइंट भी है जहाँ से हर साल लगभग $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। तो जापान ने कहा कि हम ताइवान की सुरक्षा करेंगे, तो चाइना के लिए एक सीधे सीधे वार जैसा था। और फिर शुरू हुआ चाइना का काउंटर अटैक। 12 नवंबर को चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने जापानी एम्बेसडर को बुलाया और डायरेक्ट धमकी दी। फिर चाइना ने यूएन को 2 प्रोटेस्ट लेटर भेजे। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल था ओसाका में चाइनीज कॉन्सुल जनरल का सोशल मीडिया बयान। उन्होंने कहा एक धमकी भरे अंदाज में पोस्ट लिखा। जापानी सरकार के विरोध के बाद पोस्ट को भी हटा दिया गया। ये एक डिप्लोमेटिक का स्टेटमेंट था। एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश के पीएम को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। लेकिन चाइना ने यहीं नहीं रुका, उन्होंने इकोनॉमिक वार शुरू कर दिया। सबसे पहले जापानी सी फूड पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जो हर साल $500 मिलियन का बिजनेस था। फिर चाइनीज सिटीजन को जापान ट्रैवल करने की एडवाइस मना कर दी जो $12 बिलियन का टूरिज्म मार्केट है। इसके बाद कल्चर बाइकआउट शुरू हो गया। सारे प्रोग्राम जापान में स्क्रॉलिंग रोक दी गई। चाइनीज स्टूडेंट को जापान की स्टडी के अगेंस्ट वार्निंग दे दी। 2012 में चाइना ने जापान में ऐसे ही बाइकआउट किया था सेनकाकू आइलैंड को लेकर। तब स्ट्रीट लेवल प्रोटेस्ट हुए, जापानी कारें जलाई गईं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट द्वारा सिस्टमेटिक बाइकआउट था हर सेक्टर में, हर लेवल पर। और यह सिर्फ शुरुआत थी, असली डेंजर अभी बाकी था। सेनकाकू आइलैंड का नया झगड़ा। 16 नवंबर चाइना ने मिलिट्री प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स ने सेनकाकू आइलैंड पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। आगे बढ़ने से पहले सेनकाकू आइलैंड क्या है ये समझिए। यहाँ 5 छोटे निर्जल आइलैंड हैं ईस्ट चाइना सी के पास। टोटल एरिया 7 स्क्वायर किलोमीटर। कोई यहाँ रहता नहीं है। लेकिन दोस्तों कंट्रीज दोनों इन्हें अपना क्लेम करती हैं। जापान इन्हें सेनकाकू कहता है, चाइनीज इन्हें डियाऊ बोलता है। ये दोनों इनके लिए लड़ मिटने को तैयार हैं क्योंकि यहाँ एस्टिमेट 100 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है। नेचुरल गैस भी यहाँ पे है। फिशिंग एरिया भी काफी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन आइलैंड को कंट्रोल जो करेगा वो पूरे ईस्ट चाइना सी की शिपिंग रूट्स को कंट्रोल कर सकता है। कि सिचुएशन और बिगड़ गई। चाइनीज कोस्ट गार्ड ने क्लेम किया हमने जापानी शिप्स को इस आइलैंड से बाहर निकाला। उसी दिन जापानी कोस्ट गार्ड ने क्लेम किया कि चाइनीज शिप्स को बाहर निकाला। मतलब दोनों एक ही टाइम में सेम प्लेस पे सेम जगह पे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल टकराव था समुद्र में। फिर आया वो दिन जिसने सबको हिला दिया। 7 दिसंबर 2025 को चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर
लिनोनिंग से चाइनीज J-15 फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। उसके बाद उनका डेस्टिनेशन ओकानिवा के साउथ ईस्ट में इंटरनेशनल वाटर पे था। जापानी एयरफोर्स को अलर्ट मिलता है और वो अपने F-15 जेट्स वहां भेजते हैं। दोपहर 2:30 बजे के अराउंड कुछ ऐसा होता है जो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। चाइनीज पायलट ने अपना फायर कंट्रोल रडार ऑन किया और जापानी एयरक्राफ्ट पर लॉक कर दिया, वो भी लगभग 3 मिनट तक। यही सिलसिला शाम को फिर हुआ, वो भी लगभग 30 मिनट तक रडार लॉक। मतलब ये समझ लिए दुश्मन के विमान को अपना निशाना बना लिया और मिसाइल दागने वाला ही था। ये एक सीधे धमकी थी। विमानों में 2 रडार होते हैं। सबसे पहला रडार होता है सर्च रडार, ये आसपास का सभी लक्ष्यों को देखता है। ये दूसरा रडार फायर कंट्रोल रडार, इसका लक्ष्य को गिराना, उस पर फोकस करता है और लॉक करता है। एक बार अगर लॉक होने पर आपका विमान कितना भी मूव करे, रडार उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे मिसाइल सीधे निशाने पर लगती है। 2013 में चाइनीज वॉरशिप ने जापानी डिस्ट्रॉयर पर रडार लॉक किया था। उस टाइम ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी, लेकिन यह पहली बार था जब हवा में 2 पायलट जेट्स के बीच ऐसा हुआ। 3 मिनट तो मिस्टेक हो सकती है, चलिए मान लिया। लगभग 30 मिनट तक ये जानबूझकर किया गया एक मैसेज था। दिसंबर को जापान ने तुरंत चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया। जापानी ऑफिशियल ने उन्हें एक्सट्रीमली डेंजरस कहा। ये कोई माफ नहीं किया जा सकता ऐसा अपराध है, लेकिन मिलिट्री एक्शन कुछ नहीं। यहाँ जापान की प्रॉब्लम समझनी जरूरी है। जापान के पास दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री में से एक है, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, लेकिन उनका आर्टिकल 9 कहता है कि जापान एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकता। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूल ऐड किया गया है। साथ ही चाइना जापान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। 2024 में $292 बिलियन का ट्रेड जापान और चाइना के बीच हुआ था। इनकी अर्थव्यवस्था चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जापान अकेले कुछ करता है तो अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये अभी अनक्लियर है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ले ने पब्लिकली कहा, हम चाइना पे एक्शन लें। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह पर्सनल है, क्योंकि 2020 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के वाहन दूसरे प्रोडक्ट पर बिना रीजन के ना बैन लगा दिया था। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की चेक के लिए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी। फिलीपींस ने भी चुपचाप सपोर्ट किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था अमेरिका की रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन की कमी, मतलब आप समझिए 24 नवंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से फोन पर बात की। चाइनीज रेड आउट ने शी जिनपिंग ने पूरा फोकस ताइवान पर रखा। उन्होंने कहा कि ताइवान चाइना का ही रिटर्न पार्ट है, उसको हम लेके रहेंगे। अमेरिका रेड आउट में ट्रंप ने ताइवान का मेंशन तक नहीं किया। और फिर कुछ घंटों बाद ट्रंप ने ताकाइची से फोन पे बात करी कि आप चाइना को ताइवान इशू पर प्रवोक ना करें, ना ही भड़काएं। देखिए ट्रंप का कैलकुलेशन क्या है। एक तरफ जापान अमेरिका का करीबी है। यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के अंडर अमेरिका को जापान की डिफेंस करनी पड़ेगी अगर अटैक जापान पे होता है। ओकिनावा में अमेरिका का लार्जेस्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। ट्रंप ने गेम खेला कि दोनों की तरफ ही, ना तो कम्प्लीटली जापान का सपोर्ट किया, ना ही चाइना का ओपनली। अगर अमेरिका की कमिटमेंट अनक्लियर है तो फिर जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस सबको खुद ही अपनी डिफेंस करनी पड़ेगी। जापान इंडिया का पार्टनर है। क्वाड अलायंस में इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए हैं। अगर जापान वीकेंड होता है तो पूरा क्वाड वीकेंड हो जाएगा। दूसरी तरफ चाइना का बिहेवियर पैटर्न देख ही लीजिए, आप जानते ही हैं। 2020 में गलवान में चाइनीज आर्मी वालों ने इंडियन आर्मी पर अटैक किया था और 2025 में जापान के साथ एग्रेसिव बिहेवियर, ये भी आप देख चुके हैं। पैटर्न सेम है। आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर एक जैसा ही है। जापान से इंडिया सबमरीन टेक्नोलॉजी ले रहा है, डिफेंस डील भी कर रहा है, सिविल न्यूक्लियर का एग्रीमेंट वो भी इंडिया के जापान के साथ है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, अगर जापान चाइना संघर्ष बढ़ता है तो इंडिया को साइड चूज करनी ही पड़ेगी। और साउथ चाइना सी में इंडिया का प्रॉफिट सीधे तौर से है। इंडियन ऑयल टैंकर वहां से गुजरते हैं। चीन अगर इस रीजन में डोमिनेट हो जाता है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेट है। क्या सच में वार होने वाला है? देखिए दोस्तों, मिलिट्री इंसिडेंट ऑलरेडी हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। रडार लॉक, इकोनॉमिक वार चल ही रहा है, शुरू हो चुका है। 1930 में जापान और चाइना के बीच ऐसे ही टेंशन थे, तब सेकेंड सीनो जापानीज वार कन्वर्ट हो गया। 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था धीमी बढ़ रही है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है और चाइना और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और क्लियर विनर सिनेरियो नहीं है और ग्लोबल इकोनॉमिक कंप्लीटली क्रैश हो जाएंगे, जिसमें चाइना इकोनॉमिक भी इंक्लूड होगा। ताइवान दुनिया का सबसे डेंजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। एशिया में एक ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है
आपको क्या लगता है, युद्ध यहीं रुकेगा या और भी बढ़ेगा? अपनी राय आप कमेंट में दीजिएगा। नई वीडियो लेके हम जल्दी लौटेंगे, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।